नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 68 जगहों पर जंगल में आग लगी। गढ़वाल में 1 तो कुमाऊं में 55 जगह पर और वन्य जीव क्षेत्र में 8 जगहों पर आग लगी। अब तक फायर सीजन में 998 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं 1316 हेक्टेयर जंगल जलकर प्रभावित हुए। आपको बता दें कि वनाग्नि से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। विभाग के द्वारा अब तक 388 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के जंगलों में आग लगी हुई है। वहीं प्रदेश के वन मंत्री प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य में पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी खुद जंगलों की आग पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन वन मंत्री का पता नहीं किस प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि राज्य सरकार को मालूम नहीं है उन्हें किस दिशा में चलना है और किस विपदा से कैसे निपटना है। प्रयास किया, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल में घूम रहे हैं, तो जब वन मंत्री नहीं है यहाँ पर, और हालांकि मुख्यमंत्री भी आज ही मैंने देखा लौट के आए हुए, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तक इसमें भारत सरकार से ये मदद नहीं लेंगे, डबल इंजन लाओ, जब डबल इंजन है तुम्हारा, 3 इंजन है, तो क्यों नहीं इसमें मदद लेते हो? तुमसे नहीं हो पा रहा राज्य सरकार से, भारत सरकार की मदद लो। जंगलों की आग तो बुझाओ, शहरों तक पहुंच रही है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो रही है, इसकी इनको कोई चिंता नहीं। खबर हल्द्वानी से है, जहां वनाग्नि को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने सरकार और वन विभाग के कार्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य के जंगल आग से राख हो गए हैं। इधर सरकार और अधिकारी दोनों भविष्य की योजनाएं गिना रहे हैं, जबकि इस वक्त आग से काबू पाने को विभाग के पास ना तो संसाधन है, ना कोई ठोस प्लान। साधन के आग कैसे बुझाएंगे ये पहले तय करें, क्योंकि सरकार कहीं पर भी गंभीर नजर नहीं आती। सिर्फ नोडल अधिकारी बनाने से, मौका मुआयना करके तो आप रिपोर्टिंग करेंगे कि इतना जल गया, लेकिन आग नहीं बुझा पाएंगे। तो आग बुझाने के लिए सबसे पहले आपके क्या इंतजामात थे और आपकी क्या तैयारियां थी, क्योंकि गर्मियों में जंगलों में आग लगती है तो आपको गर्मी आने से पहले ही सब कुछ, जैसे आज जो फ्यूल होता है, जो पत्ते, सूखे हुए पत्ते हैं, वो आग के लिए एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, तो उसकी क्लीनिंग का काम समय पहले रहते करना चाहिए था, समय रहते करना चाहिए था। वो आज बयान में पढ़ रहा हूं कि हमारी एक कंपनी से बात हो रही है जिसमें पिरूल को जो है हम लोग दे देंगे तो उससे आग नहीं लगेगी। तो भविष्य की बातें करने लगे। और चीड़ के जंगल के अलावा उत्तराखंड में 67% फॉरेस्ट है, और जो उत्तराखंड की एक पहचान है, जिसकी वजह से टूरिस्ट आता है शुद्ध हवा लेने के लिए, एक अच्छे वातावरण में, प्रकृति से, जिससे एक आय का भी संसाधन है। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैंने देखा चुनाव में यहां आग लगी है, पानी का संकट आया पड़ा है, लोगों को घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा, त्राहिमाम है लोग। लेकिन हमारे जो सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो चुनाव में दिल्ली में जाके 400 पार, 800 पार का नारा दे रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है वो, उनकी चिंता 400 पार की है, जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। हर की पैड़ी के पास रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वहीं मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। हर की पैड़ी के पास रेस्टोरेंट में भीषण आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरिद्वार में रेस्टोरेंट में भीषण आग की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने के चलते आसपास की कई दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भयानक रूप आग का। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बेराणु गांव के जंगल में आग लग गई। तभी स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। आग के चलते लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, तो वहीं श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा के लिए अपने गंतव्य से निकल चुके हैं। बता दें कि चार धाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने चार धाम यात्रा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन से की खास बातचीत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और हमारे साथ उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात की जाए चारधाम यात्रा की तो किस तरह से तैयारियां है और पुलिस की क्या भूमिका रहती है? देखिए, चारधाम में आपने अगर पिछले वर्षों में जो श्रद्धालु आए हैं, अगर उनकी संख्या को देखें तो करीब 56 लाख से ऊपर पिछले साल आए थे। 56 लाख चार धाम में आना अपने आप में ये दर्शाता है कि ये हमारी बहुत बड़ी पुलिस के लिहाज से भी एक चुनौती है, क्योंकि भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन ये सब हमें करना पड़ता है। तो उसके मद्देनजर हमने काफ़ी कोशिश करी है कि हमारे जितनी भी पुलिस की तैयारी है हम उसको उसी के अनुरूप करें। करीब 5000 से ऊपर हमने पुलिसकर्मी, अधिकारी, पीएसी की कंपनियां, एसडीआरएफ की टीम्स ये सब हमने लगाई है, जल पुलिस की टीम्स, ये सब विभिन्न जगहों पे हमने तैनात की है। सर, अगर बात की जाए, मानसून सीजन बीच में आता है चारधाम यात्रा के, तो उस वक्त बहुत चुनौती रहती है। एसडीआरएफ पुलिस विभाग लगातार कोशिश करता है जो रास्ता है उसे क्लियर किया जाए, साथ साथ ये भी रहता है जो यात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा भी रही जाए, तो किस तरह से उसका प्लान है? देखिए, इसमें तमाम विभाग सम्मिलित होते हैं पूरे चार धाम यात्रा प्रबंधन में। तो जो सड़क की देख रेख है वो पीडब्ल्यूडी वाले करते हैं। इसमें जगह जगह जहां आपने बताया लैंडस्लाइड प्रोन इलाके में, वहां पे जेसीबी लगाई जाती है। जेसीबी में जीपीएस टैगिंग आजकल की जा रही है, जिससे कि वो पता चले कि ये जेसीबी इस जगह पे तैनात है और उसको सेंट्रली मॉनिटर किया जा सके। उसी तरीके से ट्रैफिक के बारे में भी हम लोगों ने काफी एक डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर को हमने नोडल बनाया है। यहाँ पे तमाम जगहों पर जो आईपी बेस्ड कैमराज हैं उनको हमने इंटीग्रेट कर लिया है। मेरे मोबाइल पर भी उसके फीड आ रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है रियल टाइम बेसिस पे कि कौन सी जगह पे ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या अचानक से सॉल्व नहीं होती, वहां पे हमें डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, लोगों को भेजना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमने तैयारी करी है, जिससे कि लोगों की यात्रा जो है वो सुगम हो सके। सर, पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ आया है, क्या लगता है किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट करेगी पुलिस, अगर बात की जाए इसके लिए क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, आपने सही कहा। पर्यटन विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोले गए हैं जो जिला प्रशासन के तहत हैं, कार्य कर रहे हैं। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा हो रहा है और उसके अलावा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का भी की फैसिलिटीज है। तो जहाँ पे जिस तरह की भीड़ होगी वो उस भीड़ के अनुरूप हम वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, तीर्थ, पूरा उत्तराखंड को तीर्थ नगरी के तौर पर माना जाता है और ऐसे में अगर यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं मर्यादा तोड़ते हैं, और इसके तहत उत्तराखंड जो मर्यादा ऑपरेशन चलाया था उसके तहत इस बार भी देखने को मिलेगा कि ऐसे? बिल्कुल, आपने सही कहा। हम ऑपरेशन मर्यादा पूरे चारधाम यात्रा के दौरान चलाएंगे और हम लोगों से ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये तीर्थ स्थल में हम सभी हिंदू धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं उनका बहुत बड़ा विश्वास है, तो उस विश्वास के अनुरूप ही कार्य करें। कोई भी व्यक्ति अगर उसके विरुद्ध आचरण करता है तो हम उनको पुलिस एक्ट में चालान करेंगे और जो सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य कर लिया है, यात्रा को सुगम, सुरक्षित और साथ साथ कहा जा सकता है यात्रियों के लिए एक सुरक्षित व्यवहार बनाने के लिए पुलिस अपने लिए पूरी तरह से कार्य करेगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन शुरू होने को है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। परिवहन विभाग ने मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में रैश ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसे देखते हुए 89 वाहनों के चालान काटे गए हैं। 6 टैक्सी स्कूटियों को सीज किया गया है। परिवहन विभाग ने इस बार जो है चारधाम के लिए जो है अपनी एक चेकपोस्ट कोठार गेट पर स्थापित की है। साथ साथ जो है विभिन्न यात्रा मार्गों पर जो है हमने जो है परिवर्तन दल जो है लगाए हैं, जो है वाहनों को जो है रोक करके चेकिंग भी कर रहा है। सभी वाहनों को जो है रैंडम चेक किया जा रहा है। जिस भी वाहन में किसी भी प्रॉब्लम की पेपरों की अनियमितता पाई जा रही है तो उनके ऊपर परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है, उनको सीज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बस अगर यात्रा में जा रही है तो सबसे पहले आरटीओ ऑफिस में उसको जो है ग्रीन कार्ड बनाते समय उसकी फिटनेस, उसके जो फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्या वो बस जो है यात्रा में चलने के लिए सही है। तो सबसे पहले हमारे आरए टेक्निकल जो है उस बस को फिजिकली चेक करते हैं, उसके बाद उसका ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है और जब वो पूरी तरह से पेपरों के साथ और फिजिकली सही है तब उसको जो है यात्रा के लिए हम भेज रहे हैं।
खबर पौड़ी से है, जहां जंगलों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं से जंगल और वन्य जीवों को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं इस आग के कारण उठे धुएं का दुष्प्रभाव भी लोगों पर देखने को मिला है। अस्पतालों में सांस की परेशानी, आंखों और गले तक में तकलीफ की शिकायत वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, जिससे जंगलों में लगी आग से वातावरण में धुएं के बढ़ जाने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। भी यहाँ इतने वर्षों से रह रहे हैं और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक में ही, मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैंने पहली बार पौड़ी का मौसम इस प्रकार से देखा, जहाँ ये पौड़ी इतनी सुंदरता के लिए होता है, लेकिन आप देख रहे हैं जगह जगह कितनी आगे जल रही हैं और उसकी वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ इतना ये हमारी नागदेव बेल्ट से और नीचे इतनी भीषण आग और उसके बाद इतना प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन होना, ये हम सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। जहाँ पर्यावरण की क्षति हो रही तो हम लोग भी इससे बचे नहीं। ऐसे नहीं कि पर्यावरण की क्षति हो रही है या पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को नुकसान हो रहा है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके आंखों पे ही, अगर मैं आंख की बात करूँ क्योंकि मैं आंख में ही कार्य करता हूँ, तो उसमें भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मई के फर्स्ट वीक में इतने मरीजों का एकदम से बढ़ जाना वो साफ साफ ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इसी धुएं का भी हमारी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर अब शासन के सचिव की भी जिम्मेदारी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ निर्देशों के बाद भी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर वन विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। जंगलों में लगी आग भले ही बेकाबू नजर आ रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से स्वयं मोर्चा संभाला है तब से वन विभाग के अधिकारी भी फील्ड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वन विभाग के जो अधिकारी है वो मुस्तैदी के साथ इस आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके सफल परिणाम भी दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 वन कर्मियों को यहाँ पर सस्पेंड करने का काम यहाँ पर किया, उसके लिए निर्देशित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही जो सचिव है, सचिव की जिम्मेदारी भी तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राजा रतूड़ी को यहाँ पर निर्देशित किया है। इन्हें कहा जा सकता है कि जंगलों की आग और बेकाबू ना हो, जंगलों की इस आग से राज्यों को और नुकसान ना हो, उसके लिए अब अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। यानी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय होगी, साथ ही शासन के जो सचिव है उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से इस विपदा की घड़ी में राज्य को नुकसान न हो और राज्य की जनता सुरक्षित रह सके। कैमरामैन अफसर था तभी कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उत्तराखंड में वनाग्नि बेकाबू हो चुकी है। सेना के जवानों की मदद लेने के बाद भी प्रदेश के जंगल लगातार धधक रहे हैं। वहीं वनाग्नि से निजात के लिए एक नई तकनीक सामने आई है। दूसरे देशों की तरह अब उत्तराखंड में भी आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है, जिससे प्रदेश में जंगल की आग पर काबू पाया जा सके। IIT कानपुर ने इसका प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा है। सरकार फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में वनाग्नि की समस्या से निजात पाने के लिए उत्तराखंड सरकार आर्टिफिशियल बरसात करने का फैसला जल्द लेने जा रही है। IIT कानपुर की क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को पायलट तौर पर यहां इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले ये परीक्षण महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हो चुका है। इसके बाद प्रदेश में जंगलों में लगी आग की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी जल्द इस पर फैसला ले सकती है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बादलों से कृत्रिम रूप से बारिश कराई जा सकती है। इस तकनीक में सिल्वर आयोडाइड रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तकनीक का इस्तेमाल करके बादलों से बारिश की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी परमिशन ली गई है। सरकार जल्द तकनीक का अध्ययन करके IIT कानपुर की मदद ले सकती है। 3 साल पहले भी इसी तरह उत्तराखंड में भीषण आग का मंजर देखने को मिला था। इस दौरान हाईकोर्ट ने क्लाउड सीडिंग के फैसले को अपनाने के निर्देश दिए थे, जिस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन एक बार फिर जंगलों की आग की चुनौती
सामने आने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत राज्य सरकार भी इस तकनीक की ओर आंखें टिकाई हुई है। क्लाउड सीडिंग के लिए अभी हम लोगों को आईआईटी रुड़की से एक प्रस्ताव मिला है। आईआईटी रुड़की ने पहले 2 जगह क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो अभी जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उनसे हम लोगों ने कुछ डिटेल्स मांगे हैं अभी। तो आईआईटी रुड़की के जब कुछ डिटेल्स आएंगे तब हम लोग उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करके सभी विभागों को बुला के आईएमडी से भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि इससे कोई वेदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है, कि पता चला कि हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट होना चाहिए। तो अभी क्लाउड सीडिंग के सारे पहलुओं पे हम लोग डिटेल में चर्चा करके और उसके बाद निर्णय करेंगे। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह क्लाउड सीडिंग को बेहद पेचीदा बता रहे हैं। उनकी माने तो क्लाउड सीडिंग करके बारिश होने के 50-50% अवसर होते हैं। बाकी राज्य सरकार के अधिकारी और मौसम वैज्ञानिक जल्द इस पर रिसर्च करके राज्य सरकार को सौंपेंगे। और भी जगह इस तरह की चीजें होती है तो क्लाउड सीडिंग करके जो है, क्योंकि उसमें पहले तो क्लाउड डेवलप होना चाहिए और खूब मॉइस्चर हो तब वो चीजें थोड़ा बहुत सक्सेस उसमें है। ये बहुत मतलब उसमें जो रिजल्ट सब 50-50 है। आप करिए क्लाउड सीडिंग तो हो सकता है वो भी जाए और दूसरा चांस ये भी उतना ही % चांस ये भी कि ना भी हो। तो उस तरह से देखें। और जो अभी तक चीज़ें की गई हैं इंडिया में तो मानसून सीजन में की गई, जबकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अभी प्री मानसून सीजन में तो ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है, जो वेदर सिस्टम मूव करता थोड़ी समय के लिए, 1 दिन आधे दिन के लिए, तो उसमें थोड़ी एक्टिविटी मिल के फिर वापस वो ख़त्म हो जाती है और एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ड्राई ज़्यादा है। तो ऐसे में तो जो है थोड़ा वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेसफुल होगी। वनाग्नि के कारण हर साल उत्तराखंड को करोड़ों रुपए का नुकसान और कई लोगों की जान चली जाती है। अगर सरकार इस तकनीक को अपनाती है तो वनाग्नि पर रोक जरूर लगेगी, लेकिन हिमालय रीजन में आर्टिफिशियल बरसात कराने का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। देहरादून जनसंख्या वृद्धि पर आधारित हिंदी फिल्म हमारे 12 का चयन फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। फिल्म फेस्टिवल 13 मई से 21 मई तक आयोजित किया जा रहा है। वहीं फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर अजयेंद्र अजय, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर अजयेंद्र अजय ने बताया कि फिल्म लगभग 2.5 घंटे की है। फिल्म में एक मुस्लिम परिवार को केंद्रित करते हुए बढ़ती आबादी की समस्या को उठाया गया है। फिल्म में धर्म के नाम पर मुस्लिम पुरुषों की मनमानी और मुस्लिम महिलाओं की विवशता को भी दर्शाया गया है। बीते साल जब पहली बार फिल्म का पोस्टर जारी किया गया तब इस पर विवाद भी हुआ था। पहले इस फिल्म का नाम हम 2 हमारे 12 था, मगर सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सेंसर बोर्ड से काफी जद्दोजहद के बाद फिल्म को नया नाम हमारे 12 दिया गया। कोटद्वार में फैक्ट्री वालों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। बिजली की बढ़ती हुई दरों के कारण पहले ही फैक्ट्रियां सफर कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उत्तराखंड सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे फैक्ट्रियों पर संकट गहराने लगा है। एक फैक्ट्री में कम से कम 200 से 300 मजदूर काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार बिजली के दाम बढ़ा रही है उससे ये लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद होने की कगार तक भी पहुंच सकती हैं। सरकार को चाहिए कि बिजली की बढ़ती हुई दरों में राहत दी जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले और फैक्ट्रियां चल सके। दरें जब से बढ़ी हैं, फैक्ट्री वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक फैक्ट्री खाली फैक्ट्री ही नहीं होती, वो कम से कम 200 से 300 मजदूरों के घर के चूल्हे जलाती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक फैक्ट्री है जो कि बंद हो चुकी है। अन्य जो और फैक्ट्रियां भी हैं बलवतपुर या जशोदरपुर में जितनी फैक्ट्रियां वो भी बंद होने की कगार पर है।
क्योंकि बिजली की दरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अभी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई हैं, उससे आम जनता की जेब पर तो वो भारी पड़ ही रही है, साथ ही फैक्ट्री वालों के लिए फैक्ट्रियां चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार सरकारें बिजली की दरें बढ़ा रही है, उससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पहले ही हम लोग आधे समय पर काम करके और अपनी फैक्ट्री चला रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब अचानक से फिर एक बार बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, उससे ऐसा लगता है कि सरकार शायद रोजगार तो पहले ही नहीं दे रही थी। जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनमें मजदूरों का रोजगार मिला हुआ था, जिनके घर के चूल्हे जल रहे थे, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। उत्तराखंड में पहले ही कोई भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई भी रोजगार लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ रही है, उससे जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। कोटद्वार से इंडिया वॉइस के लिए अन्ना गोयल की रिपोर्ट। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों में जल संकट की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारियों को क्रिटिकल जल स्रोतों की पहचान करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने बताया कि जिले में ब्लॉक स्तर पर 10 और जिला स्तर पर 20 क्रिटिकल जल स्रोत और सहायक नदियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसमें इरिगेशन, जल संस्थान, पेय निगम, फॉरेस्ट विभाग के साथ बैठकर इस दिशा में काम किया जा रहा है। अगली खबर लक्सर से है, जहां तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने अभियान चलाते हुए नगर से अतिक्रमण को हटाया। दुकानदारों के चालान भी काटे गए, साथ ही मिठाइयों की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर मिलने पर उन्हें जब्त किया गया। आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप देखने को मिला। वहीं लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार जिलाधिकारी के सख्त निर्देश हैं कि बरसात से पहले नगर में जितने भी नाले और तालाबों पर अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। नगर पंचायत नगर पालिका आपका जो लक्सर है वहाँ पे ये कार्रवाई की गई है और कल हमने लंडोरा में भी की थी, सुल्तानपुर में भी की थी, आज भी दोनों जगह चल रही है। इसमें डीएम साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि बरसात से पूर्व जो भी नालों पे अतिक्रमण है या कहीं कोई अन्य अतिक्रमण है, तालाबों पे अतिक्रमण है, तो उसको हटवाना है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग ये अतिक्रमण हटा रहे हैं और साथ साथ जो नाला सफाई है उसको करवाएंगे ताकि बरसात में जल भराव की स्थिति ना हो। और जो ये अभियान है हमारा लगातार ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा। और अभी तक हमने मैं यहीं की बात करूं लक्सर की तो 9 चालान अभी तक हमने किए हैं और कल हमने लंडोरा में 18 चालान किए थे। खबर रुड़की से है, जहां तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन की सूचना पर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापामारी करते हुए अवैध खनन को अंजाम दिया है। 5 जेसीबी मशीनों के साथ ही साथ 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज किया गया है। तो तहसील प्रशासन की सख्त कार्रवाई रुड़की में देखने को मिली है, जहां पर 4 ट्रैक्टरों के साथ ही साथ अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई उपकरणों को सीज किया गया है। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह के सख्त निर्देशों का असर देखने को मिला है। पुलिस ने नाबालिग के वाहनों के चालान के खिलाफ, जिसके तहत पुलिस ने सभी स्कूलों के बाहर जाकर चेकिंग की है। अभियान के तहत अब तक कोटद्वार पुलिस ने 30 और यातायात पुलिस ने 15 चालान किए हैं। स्कूलों के बाहर लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और नाबालिग के वाहन चलाने पर काफी हद तक रोक लगाई जा चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग भी और पुलिस वाले भी ऐसे कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट वो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं कि सेफ्टी से चलाए, स्लोली चलाए, नहीं चलाए ऐसे, मतलब अपना लाइसेंस हो जाए तब उसके बाद चलाए तो तब वो एक्सेप्टेबल है, वैसे नहीं। ये जो चल रहा है आजकल अभियान यहाँ पर और इससे बच्चे जागरूक हो रहे हैं और मैम आजकल जो एक्सीडेंट का केस बढ़ रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। बाकी मैम अच्छी बात है, चलना चाहिए। पुलिस वाले मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना, मतलब मैम दिन रात लगे रहते हैं, तो मैम बहुत बड़ी बात है मैम। और अपने मतलब मैम घर भी छोड़कर इन कामों में लगे हैं कि जिससे सारे बच्चे सुरक्षित रहें, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।